दोस्तों हेड टीचर एग्जामिनेशन के अंतर्गत डीएलएड सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। नंबर ऑफ यूनिट्स 8 हैं और उसमें मैंने आपको 8 यूनिट का वीडियो आपके बीच में एमसीक्यू विद डिटेल्स के साथ आपके बीच में प्रस्तुत कर चुका हूँ। दोस्तों आप मेरे चैनल पर जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपका डिमांड होगा तो मैं आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूँगा। दूसरी तरफ जीएस सिलेबस की बात करें तो जीएस सिलेबस में मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट करवा चुका हूँ। बाकी सेक्टर्स की जो वीडियोस हैं वो मैं आपके बीच में लगातार लेकर के आ रहा हूँ। इस क्रम में बिहार स्पेशल की बात करें, देखिए बिहार स्पेशल की मैं क्यों आपके बीच में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सभी सेक्टर्स से बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछा जाएगा और इसे मैं अलग रख करके बिहार स्पेशल से आपके लिए वीडियोस लेकर के लगातार आ रहा हूं, जिसमें एक क्लास मैंने आपके बीच में रखा है और उसमें मैंने सभी सेक्टर्स से जो एमसीक्यू डिटेल्स के साथ आपके बीच में प्रस्तुत किया। आज मैं इस वीडियो में आपके बीच में जो लेकर के उपस्थित हो रहा हूं बिहार स्पेशल से, वो है बिहार की जनगणना 2011 की जो जनगणना हुई है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरी तरफ बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2021-22 का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उससे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे और हेडमास्टर एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न पूछे भी गए, इसलिए ये दोनों टॉपिक जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला बिहार की जनगणना 2011 और दूसरा बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, इसलिए इसकी तैयारी मैं करवाना जरूरी समझा, इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। बिहार जनगणना 2011 की जानकारी हम लोग सबसे पहले हासिल करेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2021-22 उसके बारे में। देखिए दोनों ये जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हेडमास्टर के एग्जामिनेशन में इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसको ध्यान में रखते हुए आपको इन दोनों के बारे में विशेष जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको एक रिवीजन होगा। तो चलिए सबसे पहले बिहार जनगणना 2011 जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि बिहार में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। इसका जो जवाब है वो 1881 ईस्वी, जो पूरे भारत में जनगणना की शुरुआत हुई, वही बिहार में अगर ये पूछे कि क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब हुई तो आपका जवाब यही होगा 1881। आगे बढ़ते हैं। देखिए जनगणना 2011 के अंतिम जो आंकड़े आए उसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, ये आपको याद रखना है 10,40,99,452। अब 1040 भी आप याद रख सकते हैं और अबाउट 1041 भी याद रख सकते हैं। अगर आपको इसी तरह से क्वेश्चन 4-5 ऑप्शन 4-5 आपसे दे दिया जाए यहाँ पर, तो आपको अगर ये चीज़ें पता रहेंगी तो आप तुरंत उसका आंसर कर लीजिएगा। देखिए अब इसमें कितने पुरुष और कितने महिला हैं ये जानकारी लेते हैं। तो 10,40,99,452 में पुरुषों की जो संख्या है वो 5,42,78,157 है, वहीं महिला जो है वो 4,98,21,295 है। तो ये तीनों आंकड़े बहुत ही आसान हो गए हैं आपके लिए। 1040 या 1041 अबाउट, 542 पुरुष और 498 महिला, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं अगर आप पूरे आंकड़े को याद रखने में सक्षम नहीं है तो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि बिहार की जो जनसंख्या है देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि देश की जो कुल जनसंख्या है उसमें बिहार का जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो वो है 8.60%। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक के एक जो यहाँ पर मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये सभी
इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए आगे है कि जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान देश में क्या है। तो आप देख लिए कि पूरे बिहार देश का जनसंख्या का जो कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत बिहार में है, तो 8.60%। अब उस मामले में बिहार का स्थान कौन सा है, तो उसमें तीसरा है। तो पहला दूसरा कौन है ये भी क्लियर हो जाए। तो पहला जो है वो उत्तर प्रदेश है और दूसरा जो है वो महाराष्ट्र है। तो ये आपको याद हो गया होगा, आपने समझ लिया होगा। आगे देखिए कि जनसंख्या का दशकीय वृद्धि जो है 2001 से 2021 में जो वृद्धि दर है जनसंख्या का, ये 10 सालों में जो गुजरा हुआ 2001 से 2011 तक का जो वृद्धि दर है, अभी तो नया जनगणना हुआ नहीं है तो इसी को आधार माना जाएगा। तो ये जो है वो दशकीय वृद्धि जो है वो 25.42% है। ये आपको ध्यान में रखना है। कितना? 25.42%। देखिए जनगणना वृद्धि दर में बिहार का स्थान देश में क्या है। अब ये जो आप देख लिए कि जनगणना वृद्धि दर कितना है 25.42%। ऑल ओवर जनसंख्या की बात करें तो उसमें तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद। अब वृद्धि दर हो रहा है 25.42%, तो इसमें स्थान भारत का क्या बिहार का क्या हो जाता है, वो हो जाता है छठा। वो हो जाता है छठा। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, नोट कर लेना है। बिहार का लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, इसके बारे में जानते हैं। देखिए बिहार का लिंगानुपात क्या होता है, यानी प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो बिहार का जो लिंगानुपात है वो 918 है। कितना है? 918। जो शुरुआत में लिंगानुपात आया था वो 916 आया था, लेकिन इसमें संशोधन हुआ था और उसके बाद जो क्लियर हुआ वो 918 होगा। इसलिए 916 तो आपको याद ही नहीं रखना है, आपको सीधे 918 याद रखना है। शिशु लिंगानुपात जो है वो क्या है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। 0 से 6 वर्ष के लिए है ये 935 है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 918 है और 0 से 6 तक की बात करें तो इसमें 935 आता है। तो ये दोनों आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला आप जिला देख लेते हैं। अब बिहार का लिंगानुपात 918 है, तो इसमें कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है ये तो आपको जानकारी हासिल रखनी पड़ेगी किस ज़िले में है। तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है ना वो गोपालगंज ज़िले में है, यानी प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या 1021 है। 1021 है महिलाओं की संख्या। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन हो गया? गोपालगंज हो गया। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो दोस्तों इसमें आता है मुंगेर, जहाँ प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या 876 है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर, ये आपको याद रखना है। देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? अभी हम लोगों ने देखा था 0 से 6 वर्ष के मामले में, तो उसमें जो लिंगानुपात था 935 था। तो इस मामले में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो दोस्तों इसमें आ जाता है किशनगंज 971। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। तो ये जो आ गया कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, तो किस मामले में? शिशु लिंगानुपात में। वो कौन है? किशनगंज है। ओवरऑल कौन है? गोपालगंज है। अब आपने देखा कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है, 971 महिला हैं प्रति 1000 पुरुष में। तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो इसमें आ जाता है वैशाली 904। यानी सबसे अधिक लिंगानुपात शिशु के मामले में किशनगंज और सबसे कम लिंगानुपात शिशु के मामले में वैशाली। कितना है? 904। सर्वाधिक में 971। तो इसमें आपको ये दिमाग में रखना है कि 1000 से दोनों में कम है। 971 किशनगंज में सर्वाधिक और न्यूनतम 904 है वैशाली में। आगे बढ़े, देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना, जहाँ की जनसंख्या जो है 58,38,465 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, जहाँ मात्र 6,36,342 इसकी जनसंख्या है। तो पटना सर्वाधिक लिंगानुपात वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला और न्यूनतम जनसंख्या वाला
शेखपुरा। तो पटना और शेखपुरा किस मामले में? जनसंख्या के मामले में। ये याद रखेंगे, पटना सर्वाधिक, शेखपुरा सबसे कम। अब है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? सबसे ज़्यादा जो नगर में जनसंख्या निवास करती है वो कौन है? तो पटना है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। ये आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ था? पटना में, और सबसे कम शेखपुरा में। लेकिन नगर की बात करें तो इस मामले में पटना आगे है। जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या पटना में था तो नगरीय जनसंख्या भी पटना की है, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या जो नगरीय जनसंख्या है उसमें शेखपुरा नहीं है, उसमें कौन है? शिवहर है। तो ये ध्यान रखना है, शेखपुरा जो है जनसंख्या के मामले में ओवरऑल में कम है, लेकिन नगरीय जनसंख्या में शिवहर आ जाता है, और पटना दोनों मामले में नंबर 1 पर है। देखिए, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है वो कौन है? अब सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो आप देखे थे 25.42%, अब यहाँ पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन हुआ? तो इसमें आ जाता है मधेपुरा, ये 31.12% है। वहीं अगर देखें कि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वाला वृद्धि वाला जिला कौन है? अब सर्वाधिक मधेपुरा 31.12, लेकिन गोपालगंज में जो है वो दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला सबसे कम जो वृद्धि जहाँ हुआ वो गोपालगंज में है। गोपालगंज जो था और किस मामले में आगे था? वो था लिंगानुपात में। लिंगानुपात में 10:21 था, यानी महिलाएं अधिक हैं पुरुष से, तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भी यहाँ कम है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये दशकीय वृद्धि दर और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका? गोपालगंज का। अब देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया कि गोपालगंज में जो लिंगानुपात है गोपालगंज में वो है सबसे अधिक 10:21। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए, बिहार का जो साक्षरता दर है वो 61.8% है। कितना है? 61.8%। वहीं पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वो हो जाता है 71.2, और महिला साक्षरता की बात करें तो 51.5। तो ये यहाँ पर जो सिस्टम है पुरुष और महिला का, ये ध्यान दीजिए। ओवरऑल 61.8, पुरुष 71.2 और महिला 51.5। तो ये याद रखना है, 71-51 पुरुष महिला और ओवरऑल 61.8। आप 61 भी याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 71-51 भी याद रखें। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है। अब सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन है? रोहतास है, जहाँ 73.37% जो लोग हैं वो साक्षर हैं, वहीं अगर बिहार के ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो बहुत ही कम है, और वो है 43.9%। ये आंकड़े बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप बहुत जगह पर देखे होंगे, लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में सेट हो रहा होगा। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, और बिहार का अगर ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो 43.9। बिहार का शहरी साक्षरता वहीं पर कितना है? 56.1, यानी ग्रामीण 43.9 और बिहार का शहरी साक्षरता दर कितना? 56.1। अब देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि सबसे साक्षर जिला कौन है, तो वो है रोहतास, जहाँ 73.37% लोग साक्षर हैं। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो पूर्णिया है, जहाँ 51.08% लोग साक्षर हैं। तो ये याद रखेंगे, पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता वाला, और सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन? रोहतास, ये याद रखना है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो देखिए, जैसा कि ओवरऑल रोहतास था, वही अगर महिला साक्षरता की बात करें तो इसमें भी रोहतास है। 62.97% लोग, लगभग 63% लोग जो हैं
या महिलाएं जो हैं वो साक्षर हैं। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता भी रोहतास, लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता यहाँ पर बदल जाता है। देखिए न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन था? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला था वो पूर्णिया था। और पूर्णिया के बाद अगर हम देखें कि जब सबसे कम साक्षरता दर वहाँ है, लेकिन महिला साक्षरता दर के मामले में पूर्णिया नीचे नहीं है। इस मामले में कौन है? सहरसा है नीचे। कौन है? कितना है? 41.68%। आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार का कुल जो जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बहुत ही एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो बिहार की जो कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत है वो 15.9%। कितना है? 15.9%। ये है अनुसूचित जाति यानी एससी का बिहार के जनसंख्या में कुल भाग प्रतिशत। अब देखिए बिहार के किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति हैं? तो 15.9% ओवरऑल है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है जनसंख्या इनका? तो वो है गया में। गया जो है वो जिला ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो वो रहते हैं किशनगंज में। कहाँ रहते हैं? किशनगंज में रहते हैं। सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या आपको किशनगंज में मिलेगी और सबसे अधिक गया में मिलेगी, ये याद रखना है। अब इस मामले में कैसे याद रख सकते हैं अनुसूचित जाति के मामले में? अब गया सबसे गर्म जिला है और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन है? किशनगंज है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, अभी आप प्रतिशत की बात आ रहा है। तो जैसा कि सबसे कम कहाँ मिला आपको? किशनगंज में अनुसूचित जाति की जनसंख्या मिली। तो ये प्रतिशत के मामले में भी किशनगंज ही है और ये प्रतिशत कितना है? 6.69%। वहीं अनुसूचित जाति के जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में क्या है? देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि तीसरा नंबर है जनसंख्या के मामले में बिहार। तो अनुसूचित जाति के जनसंख्या के संदर्भ में भी इसका स्थान तीसरा ही आता है। देखिए बिहार के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति, अब तो हम लोगों ने अनुसूचित जाति देख लिया, अब जनजाति की ओर आते हैं। एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? अब देखिए ये जो जनसंख्या का प्रतिशत है ओवरऑल बिहार में, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अनुसूचित जाति 15.9 थे। कितना थे? 15.9 थे। तो वहीं पर अनुसूचित जनजाति जो है वो कितना है? तो वो आपको मैं बता दूं 1.3% है। 1.3% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है? अब देखिए यहाँ पर कौन आ जाएगा? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो है कटिहार। कौन है? कटिहार है। सबसे ज़्यादा जहाँ पर जनजाति की संख्या मिलेगी वो जिला है कटिहार। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? तो इस मामले में कौन है? शिवहर है। तो सबसे अधिक जनसंख्या एसटी का कटिहार में, सबसे कम जनसंख्या एसटी का शिवहर में। आगे देखिए बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये तो मैंने देखा है बहुत से एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बिहार की कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितना प्रतिशत के मामले में। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है आप देख रहे हैं 88.7%, ये आप नोट कर लेंगे। देखिए बिहार के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या नगर में निवास करती है? अब देखिए ग्रामीण जो है 88.7%, 100 में से उसको माइनस कर दीजिए तो वो नगर की जनसंख्या हो जाएगी परसेंटेज के मामले में, वो है 11.3%। तो ये दोनों चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। 88.7 ग्रामीण और नगरीय कितना? 11.3%। ये जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो नगरों में निवास करता है और ऊपर वाला जो 88.7 देख रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में। बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है?
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो है देखिए, बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है और ये कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है दोस्तों। शिवहर के मामले में अभी हम लोगों ने क्या देखा, किस बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है, सबसे न्यूनतम है, वो है शिवहर। और इस मामले में हम लोगों ने क्या देख रहा है कि जनसंख्या घनत्व जो है, हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या घनत्व जो है वो शिवहर का सबसे ज़्यादा है और ये कितना है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओवरऑल जो बिहार का है वो 1106 है, लेकिन शिवहर का जो है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, वो है कैमूर भभुआ, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ मिलेगा, कैमूर में। आगे बढ़ जाइए, पटना शहर में बिहार की कुल शहरी आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करती है पटना शहर में। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पर वो है 43.48%। पटना शहर में बिहार के कुल शहरी आबादी का इतना % लोग निवास करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन घुमा करके आपको एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए कि पटना शहर में जो बिहार का कुल शहरी आबादी है ना, उसमें से 43.48% अकेले कहाँ हैं, पटना में हैं। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति, देखिए यहाँ पर छूट गया है, आप इसे यहाँ पर कर लेंगे, प्रति व्यक्ति आय। क्या करेंगे, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, तो दोस्तों इसमें भी आपको डाउट नहीं होना है, ये भी है पटना। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, पटना है। लेकिन सबसे कम आय वाला जिला कौन है, शिवहर है। शिवहर है, शिवहर के बारे में आपने बहुत सी जानकारी हासिल कर ली। प्रति व्यक्ति आय कम है। जनसंख्या घनत्व अभी हम लोगों ने देखा तो उसमें भी शिवहर था। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होगी कि एक जिला जो है वो किन किन चीज़ों में अपना स्थान रखता है, किस मामले में स्थान रखता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला यहाँ पर आप जान लें कि कौन कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो ये क्रमबद्ध हैं, इसमें सबसे पहले पटना है, फिर पूर्वी चंपारण है और नंबर 3 में मुजफ्फरपुर है। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला है, पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। अब देख लेते हैं कि जो न्यूनतम जनसंख्या वाला 3 जिला है वो कौन है। ये बढ़ते क्रम में है, सबसे कम, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा, फिर है शिवहर और फिर है अरवल। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 जिला कौन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो साक्षरता मिलता है वो है रोहतास, उसके बाद पटना और फिर भोजपुर। तो ये साक्षरता दर वाले जो 3 ज़िले हैं वो घटते क्रम में आ जाइए, सबसे ज़्यादा रोहतास में, फिर पटना में, फिर भोजपुर में। उसी तरह से न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो 3 ज़िले हैं वो कौन है, तो वो है पूर्णिया सबसे कम, फिर उससे थोड़ा ऊपर सीतामढ़ी और फिर उससे थोड़ा कटिहार। तो सबसे कम पूर्णिया में, ये उसके बाद सीतामढ़ी में और फिर कटिहार में। ये टॉप 3 हैं। ये किस मामले में, न्यूनतम साक्षरता के मामले में, ही सर्वाधिक साक्षरता के मामले में। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिलों को देख लेते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन कौन जिला है। तो अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर शिवहर को, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है, तो शिवहर, फिर पटना और फिर दरभंगा। वहीं पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो 3 जिला है वो है कैमूर, जमुई और बांका। तो इस तरह से आपने ये जनसंख्या घनत्व के बारे में जाना। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात के बारे में 3 और न्यूनतम लिंगानुपात के बारे में जान लेते हैं। उस मामले में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण। गोपालगंज, सिवान, सारण। तो न्यूनतम में मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो 3 जिले हैं वो मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और सर्वाधिक गोपालगंज, सिवान और सारण। देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन हैं। तो इसमें नंबर 1 ऊपर हम लोगों ने देखा गया, फिर पटना और फिर समस्तीपुर। गया, पटना,
समस्तीपुर किस मामले में? अनुसूचित जाति के मामले में टॉप 3 जो जिले हैं। अब न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम जो है वो किशनगंज में, फिर शिवहर में और फिर शेखपुरा में। ये तो सबसे कम किशनगंज, शिवहर, शेखपुरा, सबसे अधिक गया, पटना, समस्तीपुर। बिहार जनगणना 2011 की जानकारी हासिल करने के बाद मैं आपको बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है क्योंकि इससे प्रश्न आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। 25 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र में पहले दिन सदन के पटल पर राज्य का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न उठेगा कि ये जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 है किसने पेश किया? तो उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद ने। ये कैमा है तो ये 16वां है। यहाँ पर 2 तरह के प्रश्न बन रहे हैं। अब देखिए क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं आपको बता दूं। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि जो बिहार के जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में 2.5% की वृद्धि हुआ और कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव के बावजूद वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। तो प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय औसत दर क्या रहा कि 2.5% का वृद्धि दर भी ज़्यादा हो गया। तो आपको जान करके आश्चर्य होगा इस मामले में कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2020-21 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GDP के रूप में मापे राष्ट्रीय उत्पाद में 7.25% की कमी आई। यानी जहां एक तरफ बिहार प्लस 2.5% रहा इस मामले में, तो बिहार जो इंडिया है, भारत है, उसका जो अगर देखा जाए राष्ट्रीय उत्पाद केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा अगर जो जारी आंकड़ा है उसके आधार पर, तो भारत का 7.25% रहा। एक तरफ बिहार का प्लस में 2.5 और भारत का ओवरऑल -7.25%। ये याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात है। सर्वेक्षण के अनुसार मौजूदा बाजार मूल्य 2020-21 के दौरान भारत के 86,659 रुपये प्रति व्यक्ति आए की तुलना में बिहार का प्रति व्यक्ति आए 50,555 रुपये आए। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का प्रति व्यक्ति आय 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार 86,659, तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय 50,555 रुपये है। देखिए पिछले 5 वर्षों 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण से लेकर के 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान बिहार में प्राथमिक से क्षेत्र में 2.3%, द्वितीयक क्षेत्र में 4.8% और तृतीयक क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर से वृद्धि हुई। प्राथमिक क्षेत्र कृषि है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुआ? तृतीयक क्षेत्र में हुआ। सबसे कम किस में हुआ? प्राथमिक क्षेत्र में हुआ। तो ये तीनों आपको याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र 2.3, द्वितीयक क्षेत्र 4.8 और तृतीयक क्षेत्र जो है 8.5% है। तो ये तीनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 19.2% रही। द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितना रहा? 19.5% रहा। ध्यान दीजिएगा 20-21 में बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र में 19.2% की क्या हिस्सेदारी है और द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 19.5% है और तृतीय क्षेत्र की भागीदारी सबसे अधिक है, वह 61.2%। तो ये आपको ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं ये सब नोट करते जाएं और दिमाग में सेट भी करते जाएं। सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच वार्षिक मुद्रास्फीति दर ग्रामीण 2.8%, शहरी 4.9% और पूरा समग्र देखें तो 3.1%। तो 2020 से सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच ये वार्षिक जो मुद्रास्फीति दर है वो इसको आपको दिमाग में रखना है। ग्रामीण 2.8%, शहरी 4.9%, ओवरऑल समग्र देखें तो 3.1%। ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुद्रास्फीति दर बिहार में भारत से कम थी, ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति दर, लेकिन शहरी क्षेत्र में बिहार की मुद्रास्फीति दर भारत से अधिक थी। तो ये भी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है
कि ग्रामीण क्षेत्र की जो मुद्रास्फीति थी, स्फीति दर जो है वो बिहार में भारत से कम थी, लेकिन शहरी क्षेत्र में अगर चले जाएंगे तो बिहार की मुद्रास्फीति दर भारत से अधिक थी। राज्य में पिछले 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 2.1% की दर से वृद्धि हुई है। अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया है। 2020-21 में राज्य सरकार का कुल खर्च पिछले वर्ष की तुलना में 13.4% बढ़ करके देखिए कितना है, 1,65,696 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये जो प्रतिशत बढ़ा है कितना, वो है 13.4 किस मामले में, खर्च के मामले में, और जिसमें 26,203 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय और 1,39,493 करोड़ रुपए राजस्व व्यय शामिल है। तो इस सभी आंकड़ों को आपको नोट कर लेना है। देखिए पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 2.1% की दर से वृद्धि हुई है। लगातार इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ। पशुधन और मत्स्य पालन की वृद्धि दर क्या रही, वो 10% रही और 7% रही, यानी पशुधन जो है वो 10% और मत्स्य पालन 7% की वृद्धि दर हुई है पिछले 5 वर्षों के दौरान। आगे बढ़ते हैं। देखिए पिछले 10 वर्ष में राज्य का शहरीकरण काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर महज 11.3% था। इसको हम लोग ने जनगणना में भी देखा, जो वर्तमान में 15.3% हो गया है। वर्तमान की बात कर रहे हैं हम लोग, 2011 तक की चर्चा ऊपर कर चुके हैं जो 11.2% थी, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वो 15.3% हो गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है शहरीकरण का स्तर के मामले में। आगे देखिए कि वर्ष 2011 में देश की कुल शहरी आबादी का सिर्फ 3.1% हिस्सा बिहार में था। कुल शहरी आबादी जो पूरा ओवरऑल इंडिया का है उसमें मात्र कितना था, बिहार का हिस्सेदारी 3.1%। राज्य सरकार ने उम्मीद जताई है कि उच्च दर से बढ़ रही शहरी अर्थव्यवस्था को देखते हुए अगले दशक में बिहार में शहरीकरण का स्तर काफ़ी ऊंचा होगा। सर्वेक्षण में बिहार के जिलों के बीच आर्थिक असमानता की तरह शहरीकरण में भी काफ़ी असमानता बताई गई है। देखिए कैसे, पटना जिले में शहरीकरण का स्तर सर्वाधिक है कितना, 44.3। इसके अतिरिक्त 2 जिले मुंगेर 28.3% और नालंदा 26.2% में ही शहरीकरण का प्रतिशत 25 से अधिक है, बाकी सभी जगह पर 25 से कम है। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना जिला सबसे ऊपर है और कितना है तो 131.1 हज़ार रुपये के साथ सबसे ऊपर है, 131.1 हज़ार। वहीं दूसरे नंबर पर बेगूसराय है, एक पर पटना दूसरा पर बेगूसराय, जिसकी प्रति व्यक्ति आय कितना है, दोनों में बहुत फर्क है। देखिए जहाँ 131.1 हज़ार वहाँ पर 51.4 हज़ार रुपये किसका, बेगूसराय का। आगे देखिए कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में इनके बाद कौन कौन आता है। तो देखिए आपने कि प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में दोस्तों जो आता है कौन था, पहला नंबर पर पटना, दूसरा पर बेगूसराय, अब उसके बाद मुंगेर है जहाँ पर 44.3 है, भागलपुर 41.8 हज़ार है। तो ये हज़ार में मैं जो भी बता रहा हूँ, हज़ार में यहाँ पर बता रहा हूँ। रोहतास जो है वो 35.8 हज़ार है, मुजफ्फरपुर 34.8, औरंगाबाद 32,000। वहीं गया जो है वो 31.9 है, तो भोजपुर 31.6 और अंततः वैशाली की बात करें तो 30.9 हज़ार रुपये हैं। बाकी जो ज़िले हैं वो इससे भी कम है। प्रति व्यक्ति आय वाले ज़िलों में दोस्तों यहाँ पर सभी ज़िला का जो प्रति व्यक्ति आय है मैं यहाँ पर दे दिया हूँ, और इसमें सबसे कम जो है वो शिवहर का है, वह 19.6 हज़ार रुपये। अररिया जहाँ 20.6 हज़ार रुपये है, सीतामढ़ी 22.1 हज़ार, पूर्वी चंपारण 22.3 हज़ार, मधुबनी 22.6, सुपौल 22.9, किशनगंज 23.2 हज़ार,
नवादा 23.4 हज़ार रुपये इसमें शामिल है, बाकी का इससे भी कम है। बिहार का सबसे संपन्न जिला कौन है? अब प्रति व्यक्ति आय जहाँ अधिक है, जनसंख्या जहाँ अधिक है, हर जो डिपार्टमेंट का मुख्य चीज़ यहीं मौजूद है, तो बिहार का सबसे संपन्न जिला कौन होगा? पटना होगा। और सबसे गरीब जिला दोस्तों शिवहर, अमीर पटना और गरीब शिवहर। पेट्रोल की खपत के लिहाज से दो सबसे संपन्न जिले कौन हैं जहाँ पर पेट्रोल की खपत होने का कोई असर नहीं पड़ता? वो है पटना और मुजफ्फरपुर। दूसरी ओर उसके आधार पर दो सबसे पिछड़े जिले कौन हैं? तो बांका और शिवहर है। पटना और मुजफ्फरपुर जो है पेट्रोल के खपत में सबसे संपन्न जिला है, और सबसे जो पिछड़े जिले हैं वो हैं बांका और शिवहर। रसोई गैस के उपयोग में दो सबसे संपन्न जिला पटना और बेगूसराय है, और सबसे पिछड़ा दो जिला अररिया और किशनगंज है। ये आपको याद रखनी है कि रसोई गैस के उपयोग में दो सबसे संपन्न जिला पटना बेगूसराय, तो सबसे पिछड़ा जिला अररिया और किशनगंज। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, बिहार में गत 5 वर्षों के दौरान 2016-17 से 20-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर 2.1% थी। ये देखिए, कृषि और सहवर्ती क्षेत्र के 5 वर्षों का ये आंकड़ा है कि वृद्धि दर क्या थी? वो 2.1% थी। बहुत बड़ा, मतलब ये कहा जा सकता है कि पिछले 5 वर्षों में ये इतना प्रतिशत वृद्धि हुई। गत 5 वर्षों के दौरान उप क्षेत्रों में पशुधन की वृद्धि दर 10% है, मत्स्य पालन की वृद्धि दर 7% है थी। कुल मिलाकर 2020-21 में सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSBA में इस क्षेत्र का 19% हिस्सा था। डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए कृषि विभाग द्वारा एक नया मोबाइल ऐप बिहान शुरू किया गया है। तो जहां भी आप बिहान देखें वो समझ जाएं कि ये डिजिटल कृषि सेवाएं देने के लिए कृषि विभाग द्वारा एक नया मोबाइल ऐप है। कौन नाम है उसका? क्या नाम है इसका? तो वो है बिहान। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कि वर्ष 2020-21 में मछली के रिकॉर्ड 6.83 टन उत्पादन के साथ राज्य मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2020-21 में कुल 40.76 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। बिहार में दूध का कुल उत्पादन 2020-21 में 115.1 लाख टन था। अब देखिए, बिहार में चावल के उत्पादन के लिहाज से सबसे अग्रणी जिला कौन है? दोस्तों, इस मामले में रोहतास नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन रोहतास में होता है। अब देखिए, बिहार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन का होता है। तो जहां चावल रोहतास में होता है तो गेहूं सबसे अधिक भी रोहतास में ही होता है। तो चावल और गेहूं में सब एक कॉमन क्या है कि उत्पादन के क्षेत्र में या चावल का हो या गेहूं का हो, दोनों मामले में रोहतास नंबर 1 है। अब देखते हैं कि बिहार में मक्का उत्पादन, ईख उत्पादन, मछली उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? तो मकई सबसे ज़्यादा कटिहार में होता है, तो ईख सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण में होता है। तो वहीं मछली की बात करें तो इस मामले में मधुबनी। कौन है? मधुबनी है। अब देखिए, बात करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत क्या है? तो वो है 350 किलोवाट। एक व्यक्ति, ये 20-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया, जो वित्त वर्ष हुआ, इसमें एक व्यक्ति 350 किलोवाट जो एनर्जी है वो कंज्यूम किया, वो खर्च किया। वर्तमान में बिहार में शहरीकरण जो है 15.3% है। ये ऊपर भी मैंने आपको चर्चा किया इसके बारे में। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल व्यय में से सामाजिक कार्यों पर 44% है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। देखिए, बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब हुई, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो ये आप नोट कर लें, 2013-14 ये बाल बजट प्रारंभ की गई थी बिहार में 2013-14 में। बिहार में अनुमानों के अनुसार बिहार में
बच्चों यानी 0 से 18 वर्ष की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 42% है। यानी कि कुल जो जनसंख्या है उसमें 0 से 18 वर्ष की जो जनसंख्या है वो कितना है, वो 42% है। ये आपको नोट कर लेना है। तो यह था बिहार की जनगणना 2011 और बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको पूरी जानकारी हासिल हो गई होगी और आपने जो भी चीज़ें आपको जानकारी में नहीं होगी उसे आपने नोट भी किया होगा और आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, इसलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को, पहलुओं को ज़रूर ध्यान में रखें ताकि आपके एग्जामिनेशन में जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आपको किसी भी तरह की समस्या न हो।